ऑन साइंस क्लियर क्लासेस आप सबका स्वागत है साइंस क्लियर क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 का जो चैप्टर है 9 अध्याय 9 है फिजिक्स का, वो लेकर आए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे बहुत सारे प्रश्न आपको सीधे सीधे मिलेंगे। हमने जो है यूपी बोर्ड का भी जो है स्टार्ट किया है, कंटेंट स्टार्ट किया है किसी बहुत ज़्यादा मांग पे बच्चों के, और किसी के बहुत कहने पर हमने ये स्टार्ट किया है। तो इसमें जो है आज हम स्टार्ट करेंगे कृषि किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। किरण प्रकाशिकी क्या होती है और प्रकाशिक यंत्र क्या होता है। मानव नेत्र को वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक छोटे से परिसर में और वैद्युत चुंबकीय तरंगों को सुग्राहिता सहित संसूचित करने योग्य बनाया है। इस लाइन को समझिए थोड़ा सा क्या कहना चाह रहे हैं। जो इंसान का मानव नेत्र है, जो नेत्र है, उसको एक छोटे से परिसर में, इतने सारे परिसर में जो वैद्युत चुंबकीय तरंग हैं उनके लिए क्या बना दिया है, सुग्राही बना दिया है। यानी वो आसानी से उनको पकड़ सकती हैं और उनको ये पता कर सकती हैं कि वो क्या कह रही हैं। इस वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम से संबंधित विकिरणों तो जो मानव नेत्र है वो वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम से संबंधित विकिरणों जैसे 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के बीच, 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के बीच में काम करता है। नैनोमीटर का मतलब वही होता है 10⁻⁻, जो हैगा माइनस का 12। तो इतने मीटर के दायरे में सिर्फ हमारी आंख जो है काम करती है। जो मानव नेत्र है वो हमारा इतने छोटे से दायरे में काम करता है, जिसकी जो हैगी जो परिसर है वो बहुत छोटा है, और उसका जो परिसर है वो इस तरंग दैर्ध्य के बीच में काम करता है 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के बीच में। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा और देखेंगे नीचे को, तो देखेंगे कि जो हैगा हमारी जो चाल है प्रकाश की, उसका मान जो होता है वो इतना होता है 2.999 इतना करके 10⁸, जिसे हम आसानी करने के लिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड लिख लेते हैं। और ये प्रकाश की चाल का उच्चतम मान है। इससे ज़्यादा प्रकाश तेज चल नहीं सकता। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, या फिर जो है 30 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड। इस तरीके से जो है इतनी दूरी में जो है इतनी चाल से जो है प्रकाश चलता रहता है। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट समझने की चीज़ें पेपर की दृष्टि से वो इम्पोर्टेंट है। प्रकाश का कड़ी का मॉडल है ये नहीं, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश का परावर्तन। ये कक्षा 9th में और कक्षा जो 10 है उसमें भी पढ़ाया गया है कि गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश किस तरीके से परावर्तन होता है। मान लीजिए ये कोई तल है और इस पे प्रकाश की किरण पड़ती है और पड़ के फिर चली जाती है, तो इस क्रिया को क्या कहेंगे, इस क्रिया को कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। क्या कहेंगे इस क्रिया को, इस क्रिया को कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो जो ये वाली किरण आ रही है, ये वाली जो दिख रही है आपको किरण, ये वाली जिसको हम दिखा रहे हैं अभी एरो से, ठीक है, ये वाली जो किरण है इसको कहेंगे हम आपतित किरण। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे आपतित किरण, इसको बोलेंगे आपतित किरण, आपतित किरण। और इसको बोलेंगे परावर्तित किरण, इस वाली किरण को। और इसके बीचों बीच जो ये जगह बन रही है, जो कोण बन रहा है, इसे बोलेंगे आपतन कोण, परावर्तन कोण। ये वाला हो गया आपतन और ये हो गया परावर्तन कोण, ये वाला आपतन और ये परिवर्तन। और ये जो लाइन है, ये वाली लाइन जो है, इसे बोलेंगे अभिलंब। तो प्रकाश जब किसी तल पर पड़ता है और उस तल पर पड़ने के बाद में वहीं से क्या हो जाता है, वहीं से जो है परावर्तित हो जाता है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, इस क्रिया को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी है आपतित किरण यानी ये वाली किरण, परावर्तित किरण यानी ये वाली किरण, और अभिलंब ये वाला। तो ये तीनों जो है एक ही समतल में होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लेंगे जो हमें समझने का है। यहाँ पे ये इन्होंने चित्र के जरिए भी समझाया है। यहाँ पे ये एक आपतित किरण आती है और ये परावर्तित होकर चली जाती है। और ये क्या रखा है यहाँ पे, अगर आप इसको ऐसे कर लेंगे तो ये आपका एक तरीके से अभिलंब बन गया। तो ये अभिलंब जो है यहाँ से ये जो बन रहा है, ये अभिलंब जो है आप ऐसे भी खींच सकते हैं और ऐसे भी खींच सकते हैं। तो यहाँ पर जो है जो आपतित किरण आ रही है वो जो है आपतन कोण बना रही है, और जो परावर्तित किरण आ रही है वो परावर्तन कहलाती है। तो यहाँ पर ज्यामितीय केंद्र जो होता है इसका ध्रुव होता है, जहाँ से ये बनाया जाता है। उसके बाद नीचे अगर इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे तो चिन्ह परिपाटी की बात करेंगे। गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन और गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन के लिए हमें जो सूत्र बनाया गया है उसके लिए हमें एक चिन्ह परिपाटी को अपनाना पड़ता है। और इस चिन्ह परिपाटी में जो है हम जो है पढ़ेंगे कि दाईं ओर क्या रख सकते हैं या बाईं ओर क्या रख सकते हैं। इस चित्र पर थोड़ा ध्यान देंगे
देखिए ये एक जो है आपका जो है दर्पण लगाया गया है, इन्होंने दर्पण लगा दिया है। और इस दर्पण के अगर हम देखेंगे, ये दर्पण जो है हमारा, इसके अगर ऊपर की तरफ कोई चीज़ होगी, यानी ऊपर इमेज बन रही होगी या वस्तु खड़ी होगी, तो वो धनात्मक ली जाएगी। और अगर नीचे की तरफ होगी तो फिर वो ऋणात्मक ली जाएगी। और अगर लेफ्ट साइड में है इसके, यानी आपतित किरण इधर है, तो फिर ये भी निगेटिव ली जाएगी। और अगर इधर है तो फिर ये भी पॉजिटिव ली जाएगी। यानी आपतित किरण ये आ जाएगी, और जो है आपतित प्रकाश की दिशा में जो दूरियां होंगी वो धनात्मक होंगी। फिर से समझ लीजिए, ऊपर की तरफ जो दूरी होगी इधर को ये पॉजिटिव होगी, ये निगेटिव होगी। जो राइट साइड में जाएगी इधर को जाएगी वो धनात्मक हो जाएगी, और लेफ्ट में जो जाएगी वो ऋणात्मक हो जाएगी। तो इस तरीके से ये हो गई इसकी चिन्ह परिपाटी जिसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। उसके बाद नीचे आ जाएंगे गोलीय दर्पणों की फोकस दूरी। हम मानते हैं कि जब किरणें पैराक्सियल होती हैं, पैराक्सियल का मतलब क्या होता है, पैराक्सियल का मतलब ये होता है, इस तरीके से पैराक्सियल होती हैं तो अर्थात वो दर्पण के ध्रुव P के निकट के बिंदुओं पर आपतित होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये एक दर्पण है, ठीक है, तो इस पर जो है मान लीजिए कोई बिंदु P है, तो ये मान लीजिए यहाँ पे आपतित हो रही है, क्या हो रही है, यहाँ पे आपतित हो रही है, तो मुख्य अक्ष से छोटे कोण बनाती है। तो क्या बनाती है, मुख्य अक्ष से छोटे कोण बनाएगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो परावर्तित किरणें जो होती हैं अवतल दर्पण के मुख्य बिंदु F पर अभिसारित होती हैं। जो परावर्तित किरणें होती हैं जो कट के जाएंगी, जिस पॉइंट पे कट के जाएंगी उसको जो है क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, F कहेंगे। और उत्तल दर्पण के लिए परावर्तित किरणें इसके मुख्य अक्ष F से आंतरिक जो होती हैं अपसरित होती, प्रतीत होती हैं। तो बिंदु जो F है वो दर्पण का फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है, दर्पण का फोकस कहलाता है। और ये दर्पण का फोकस जो होता है इस तरीके से होता है कि परावर्तित किरणें जो होती हैं मुख्य अक्ष से अभिलंबता गुजर जाए, यानी ऐसे करके गुजर जाए। जैसे ये दर्पण है और ये रेखा हो गई, तो इस तरीके से जो हैगा जहाँ पर ये होगी ये काट के जाएगी, वहीं पर जो है इसका फोकस हो जाएगा। उसके बाद जो है देखेंगे फोकस दूरी में और दर्पण त्रिज्या में एक संबंध है जिसे हमें समझना है। हमारे पास अगर दर्पण की दूरी दी रखी हो, दर्पण दूरी बराबर यानी दर्पण त्रिज्या सॉरी, और होती है ये फोकस दूरी इंटू 2 या 2 इंटू एफ, तो इसे आर से शो करते हैं। तो एफ निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, r/2, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी की दोगुनी होती है। यहाँ पर ये पॉइंट समझने का है, फिर से समझ लीजिए। एफ जो होती है वो r/2 होती है, और r जो होती है वो 2f होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेंगे, आगे चलेंगे। देखिए यहाँ पे इन्होंने दिखाया है, अच्छे से समझिए। यहाँ से देखिए ये प्रकाश की किरण गई और ये यहाँ जाके अपसरित हो गई। तो ये जो चीज़ है जहाँ पे ये काला सा पॉइंट दिख रहा है इसे कहेंगे फोकस। क्या बोलेंगे इसको, फोकस। ये है दैट फोकस। और यहाँ पर जो है कैसी हो रही है, देखिए यहाँ पर हो रही है अपसरित, कैसी हो रही है, अपसरित। और यहाँ पे हो रही है अभिसारित। तो यहाँ पर भी इसका ये फोकस हो गया और इसका ये फोकस हो गया। दोनों के तीनों के फोकस आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा एक फार्मूला हमें निकालना है, यानी F बराबर r/2 आया कैसे, तो इसको समझने की नहीं हम यहाँ से समझेंगे। मान लीजिए C दर्पण का वक्रता केंद्र है। ये C जो है किसी दर्पण का वक्रता केंद्र है, ठीक है। C किसी दर्पण का क्या है, वक्रता केंद्र है। और मुख्य अक्ष के समांतर यानी इस वाले अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण पर विचार करना है जो दर्पण M से टकरा रही है, जो दर्पण M से ये टकराती है ऐसे करके, ठीक है। तब CM बिंदु M दर्पण पर अभिलंब होगा। तब CM बिंदु जो है, यानी ये जो CM वाली लाइन वाली जा रही है, ये वाली लाइन जो है ये कैसा होगा, अभिलंब होगा। मान लीजिए थीटा जो है आपतन कोण है, ठीक है। तो MD बिंदु M से जो है, ये जो MD बिंदु है हमने अपने पास से बना लिया ऐसे करके, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसमें दिखा रहा हूँ दोबारा से। ये MD बिंदु जो है हमने जो है इस तरीके से बना लिया। तो अगर हम देखें कोण MCP, थोड़ा ध्यान देंगे, तो कोण MCP ये हो गया, M आपका और C और P, यानी ये वाले कोण की बात कर रहे हैं, ठीक है। थीटा हो गया। तो जो MCP है वो MFP का जो है आधा होगा। देखो MFP कोण कौन सा है, MFP कोण ये वाला है, देखिएगा MFP ये वाला कोण है, ठीक है। तो ये कोण कैसा हो जाएगा, ये इसका दोगुना हो जाएगा MFP जो है। तो हम रख सकते हैं यहाँ पर कि जो है MCP बराबर थीटा और डेल्टा MFP बराबर 2 थीटा। अगर हम टेन थीटा की बात करें, टेन की बात करें तो टेन थीटा क्या होता है, यहाँ पे MD दे रखा है और CD दे रखा है। देखो MD क्या है और CD क्या है, यानी लंब बटा कर्ण,
वो सॉरी लंब बटा आधार, टेन बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब बटे आधार से अगर हम रखेंगे ये वैल्यू लंब बटे आधार से टेन के बराबर में, ठीक है, थोड़ा सा मैं साफ कर दूं यहाँ पे देखिए, टेन के बराबर अगर आप रखोगे लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, ठीक है। तो लंब क्या है आपका, लंब है एम डी और ये है सी डी, इसको रख लीजिए। फिर दूसरे वाले त्रिभुज की अगर हम बात करें तो उसमें जो है एम डी, इसमें भी लंब है लेकिन उसका जो वो होगा वो एफ डी हो जाएगा क्योंकि त्रिभुज इतना ही बन रहा है बस, ठीक है। तो ये पॉइंट तीनों समझ, दोनों समझ में आ गई कहाँ से आया। उसके बाद थीटा के लघु मानों के लिए जो कि उपाशीय किरणों के लिए सत्य, मतलब ये हो गया कि टेन थीटा लगभग बराबर होगा थीटा के और टेन टू थीटा बराबर होगा लगभग टू थीटा के। तो अगर हम इस तरीके से इसको लिख लें तो थीटा के बराबर ये वाली वैल्यू थी, ठीक है, ये वाली वैल्यू थीटा के बराबर है और ये वाली वैल्यू टू थीटा के बराबर, इन दोनों को आपस में बराबर कर लेंगे, एम डी से एम डी कट जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे बचेगा, मैं बता रहा हूँ आपका एफ डी निकालेंगे तो सी डी के नीचे टू आ जाएगा, एफ डी बराबर हो जाएगा सी डी बटा टू इस वाले पॉइंट में, ठीक है। नीचे देखिएगा और ऊपर जो सी डी है आप देखेंगे यहाँ से सी डी जो था वो क्या था, सी डी जो है वक्रता त्रिज्या के बराबर है, किसके बराबर है, आर के बराबर है। तो यहाँ आर रख सकते हैं और एफ डी क्या है, एफ डी जो है आपकी क्या है, फोकस दूरी है, एफ है, तो एफ बराबर आर बाई टू, ऐसे करके ये समीकरण बनेगा, एफ बराबर आर टू, इस तरीके से फार्मूला इसका बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करेंगे, नीचे आ जाएंगे दर्पण समीकरण। यानी दर्पण समीकरण क्या होता है, यदि किसी बिंदु से आरंभ होकर प्रकाश किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात किसी अन्य बिंदु पर मिलती हैं तो वह बिंदु पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। फिर से समझ लीजिए, यदि किसी बिंदु से आरंभ होकर, जैसे यहाँ से प्रकाश किरणें चल के जो है किसी बिंदु से प्रकाश किरणें चलकर जो है चलती हैं और वहाँ पर जो है किसी अन्य बिंदु पर मिल जाती हैं और मिलने के बाद में वो पहले बिंदु का जो होता है, इस बिंदु का जो होता है वो क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। यदि किरणें वास्तव में उस बिंदु पर अपसरित होती हैं, अपसरित का मतलब क्या होता है, सिकुड़ना, यानी ऐसे करके सिकुड़ जाना, ऐसे करके सिकुड़ना एक जगह जाके, और अपसारित का मतलब होता है फैलना, ऐसे करके खूब सारा फैल जाना। तो यदि जो है वो क्या करती हैं, अभिसारित होती हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक होता है। कैसा होता है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक होता है, ठीक है। अगर ध्यान रखिएगा, अगर अभिसरित होती हैं तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है और अगर वास्तव में नहीं मिलती तो पीछे की ओर बढ़ाए जाने पर अपसारित होती हैं तो वो प्रतिबिंब आभासी होता है। तो जब किरणें कैसी होती हैं, अभिसारित होती हैं, तो प्रतिबिंब वास्तविक। अब वास्तविक से मतलब क्या है और इससे आभासी से क्या मतलब है, ऐसा प्रतिबिंब जिसको आप पर्दे पर बना ले सकते हैं, यानी उसकी जो है आप पर्दे पे इमेज आ सकती है, उसको जो है आप कहते हैं वास्तविक, और जिसकी इमेज नहीं आ सकती उसे आप कहेंगे आभासी प्रतिबिंब। तो ये आपका जो है टॉपिक क्लियर हो गया यहाँ से। उसके बाद यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं जो हमें समझनी है, पढ़नी सुनना मुझे है और चित्र में देखना है। जो चित्र आपको ये दिखाई दे रहा है, कह रहा है किसी बिंदु से आने वाली वो किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर है परावर्तित किरण दर्पण के फोकस से गुजरती है। बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पे ये, देखिए किसी बिंदु से आने वाली ये किरण है, देखिए ये इससे आ रही है ये वे किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर है, किसके समांतर है, इस अक्ष के, ठीक है। तो क्या करती है, परावर्तित किरण दर्पण के फोकस से गुजरती है, देखिए ये गुजर रही है फोकस से, चित्र में देखिएगा संभाल कर, ये है देखिए गुजर रही है फोकस से, ठीक है, यहाँ पर आपके फोकस से गुजरेगी। फिर वो किरण जो किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है, देखिए ये वक्रता केंद्र से जा रही है, सेंटर से जा रही है। फिर उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाती प्रतीत होती है, या फिर उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र से क्या होता है, जाती हुई प्रतीत होती है। तो वो फिर अपना पुनः पथ अनुरेखित करती है, यानी जिस पथ से जाती है उसी पथ पे लौट जाती है। ये भी पॉइंट समझिएगा, अच्छा पॉइंट है। तीसरा है वह किरण जो किसी अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरती है। देखिए तीसरी वाली रेखा को देखिए, वह किरण जो किसी अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरती है। मिसाल के तौर पर ये कोई किरण होती जो मुख्य फोकस से होकर जा रही होती, ठीक है, तो फिर उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, यानी परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के समांतर गमन करती है। जो परावर्तित किरण बनेगी वो फिर जो है मुख्य अक्ष की कैसे करेगी, समांतर गमन करेगी। कोई किरण जो ध्रुव पर किसी कोण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण परिवर्तन के नियमों का पालन करती है। परावर्तन के दो नियम हैं, इसको रट लीजिए, और इसे स्नेल नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। ये दो नियम हैं। पहला नियम कहता है कि जो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब होते हैं, ये तीनों जो होते हैं ये एक ही समतल में होते हैं। और जो दूसरा पॉइंट है ये वाला जो है आपतित किरण, परावर्तन किरण और जो अभिलंब है
यानी तीसरा वाला आपतन किरण, परावर्तन किरण और जो हैगा आपका अभिलंब है, ये तीनों एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण होता है। ये दोनों बातें आपको अच्छे से रटनी है इसमें से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने एक फार्मूला बनाया है जिसको आप जो है एफ बी बराबर यू से निकालते हैं। हम इस फार्मूले को थोड़ा समझेंगे और बड़ा अच्छा फार्मूला है। आप देखिएगा 9.5 को चित्र में देखिए ज़रा थोड़ा ध्यान से। इसमें देखिए ए एफ बी पी, जिसको मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। ए बी एफ तथा एम पी एफ। देखिए ए बी एफ ढूंढिए पहले, ये हो गया आपका ए बी एफ, ठीक है, ये हो गया ए बी एफ, ये है ए बी एफ, ये मिल गया आपको, ठीक है। उसके बाद आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था एम एफ पी, ये जो हो गया आपका एम एफ पी। ये दोनों जो हैं समरूप हैं, समरूप त्रिभुज हैं। कैसे त्रिभुज हैं? समरूप त्रिभुज है। तो जब समरूप त्रिभुज हैं तो इनको जो है एक दूसरे के जो है क्या मान लेंगे, लंबवत मान लेंगे, एम पी रेखा को और सी पी रेखा को, एम पी रेखा को और सी पी रेखा। देखो एम पी है ये वाली रेखा, चित्र में देखो ये वाली एम पी, और सी पी है ये वाली रेखा, ठीक है। तो दोनों को क्या कर लेंगे, इनको लंबवत जो है लंबवत माना जा सकता है। तो हम इसको अगर लिखें ऐसे करके तो बी ए अपॉन पी एम, यानी इसकी दोनों भुजाएं ले ली हमने, इसकी वाली बी ए अपॉन पी एम और बी एफ अपॉन एफ पी। तो ये अगर हम इस तरीके से लिख लें तो बी ए अपॉन बी ए डैश, यानी बी ए डैश और बी एफ अपॉन एफ पी। देखिए यहाँ से आपको मैं दिखा रहा हूँ थोड़ा चित्र से तो समझ में आएगा ये आसानी से, ठीक है। देखिए ऐसे, देखिए यहाँ पे बी ए अपॉन पी एम, देखिए ये बी ए है, ठीक है, बी है, ये आपका बी ए आ गया, ये है बी ए, ये है, ठीक है। और ये आपका एम पी आ जाए क्योंकि ये एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे। इधर सामने देखेंगे चित्र से तो ये समरूप हैं दोनों, ठीक है। उसके बाद जो है नीचे अगर आप देखेंगे तो ये पहले समकोण बना लेंगे, ए पी बी और ए पी डैश बी डैश। ए पी बी देखिए थोड़ा ध्यान से, ए पी बी ये है, ठीक है। और उसके बाद ए डैश, पी डैश और बी डैश, ठीक है, ये तीनों कोण बन जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो हैगा इसमें अगर हम करें तो तुल्य प्राप्त होगा और हमें बी एफ अपॉन एफ पी, जिसमें हम बी पी माइनस एफ पी रखेंगे और अब बटे एफ पी जो हैगा यहाँ पे अगर हम एलसीएम ले लें तो हमारे पास आ जाएगा बी डैश पी अपॉन बी पी, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास में। अगर हम इसमें नीचे चलेंगे, चिन्ह परिपाटी लगाएं तो हमारे हिसाब से जो बी पी होगा यानी बी डैश पी होगा वो माइनस का वी हो जाएगा। देखिए ऊपर से चित्र में हम दिखा रहे हैं जो बी डैश पी है, बी डैश पी ये वाला है, देखिए बी डैश पी जो है ये वाला है, देखिए बी डैश पी ये वाली रेखा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का वी हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपका एफ पी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस का एफ पी। देखिएगा थोड़ा ध्यान से, वो क्या हो जाएगा, माइनस का एफ हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका बी पी है यानी नॉर्मल बीपी जो है, देखिए इधर में दिख रहा होगा आपको, बीपी का मतलब ये वाला बीपी नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, यहाँ बीपी सिंबल है। ये बीपी जो है ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस का यू हो जाएगा। ये अगर आप इसको इस समीकरण में रख दें, जो ऊपर ये वाली समीकरण दिखा रहे हैं आपको, ये वाला इस वाली समीकरण में आपको रखना है, इस समीकरण में, इस वाली समीकरण में, ठीक है। अगर आप इसमें रख देंगे तो ये हो जाएगा, इनका उपयोग अगर आप ऐसे करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, माइनस का वी प्लस एफ माइनस का एफ इक्वल टू माइनस का वी माइनस का यू। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा वी माइनस एफ बटा एफ और ये हो जाएगा वी बटा यू, ठीक है। अगर आप इसको वी माइनस एफ वी अपॉन एफ को उधर लेके जाएंगे तो इधर क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा 1 प्लस यू वी अपॉन यू, ठीक है। इसमें v से अगर हम भाग दे दें दोनों जगह पे v से, तो यहाँ देखिए v से v कट जाएगा, यहाँ v से भाग देंगे तब भी v कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भाग देंगे सॉरी v से, तो ये v हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इसे कहते हैं दर्पण का समीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण है ये। हमने इसका डेरिवेशन कर लिया, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यानी जो होता है v किसको शो करेगा, v करेगा प्रतिबिंब की दूरी को, u करेगा वस्तु की दूरी को और f करेगा आपका फोकस को, ठीक है। और इसी के बाद एक नया फार्मूला बन जाता है जिसको आप रेखीय आवर्धन कहते हैं, यानी गोलीय दर्पण किसी वस्तु को कितना छोटा कर देगा या कितना बड़ा कर देगा, इसे कहते हैं रेखीय आवर्धन। और ये होता है m बराबर h डैश बटा h, ये m बराबर h डैश अपॉन h होता है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, m बराबर माइनस का v बाई यू भी लिख सकते हैं और v और u यहाँ पे लिख के, और इस तरीके से जो है आप इस समीकरण के अंदर इसको इम्पोर्टेंट रूप से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये समीकरण जो है
आपकी जो है आपका हो जाएगा m बराबर h डैश अपॉन h और v माइनस यू। तो ये दोनों फार्मूले जो है आप आवर्धन के लिए प्रयोग किए कर सकते हैं। तो फ्रेंड आज की वीडियो को ये पार्ट फर्स्ट है इस चैप्टर का, इसमें इतना ही। और आगे जो पार्ट आएंगे उसमें हम और भी जो है अभी टॉपिक क्लियर कराएंगे आपको, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच टू वॉच द फुल वीडियो।